नमस्ते दर्शकों, इंडिया न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ वैभव मिश्रा। ग्लोबल साउथ की आवाज और दुनिया की सबसे तेजी से उभरती अर्थव्यवस्थाओं के मंच ब्रिक्स से इस बार एक ऐसा ऐलान होने जा रहा है जो पूरी दुनिया को संदेश देगा कि भारत अब वैश्विक राजनीति का सबसे मजबूत स्तंभ बन चुका है। साल 2020 के गलवान सीमा विवाद के बाद पैदा हुए भारी तनाव और कड़वाहट के बीच 7 सालों में पहली बार चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग भारत की धरती पर कदम रख सकते हैं। कूटनीतिक गलियारों में चर्चा है कि नई दिल्ली में आयोजित होने जा रहे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए जिनपिंग लगभग 400 उच्च अधिकारियों के भारी भरकम प्रतिनिधि मंडल के साथ भारत पहुंच सकते हैं। हालांकि चीन की तरफ से भी आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है, लेकिन वैश्विक मामलों के जानकार इसे प्रधानमंत्री मोदी का कूटनीतिक मास्टर स्ट्रोक मान रहे हैं। दरअसल पिछले साल पीएम मोदी ने चीन के तियानजिन में आयोजित शंघाई सहयोग संगठन में हिस्सा लिया था। ऐसे में कूटनीतिक शिष्टाचार और अंतर्राष्ट्रीय संतुलन बनाए रखने के लिए जिनपिंग पर भारत आने का नैतिक दबाव है। इसे इस तरह से कूटनीतिक कर चुकाने की पहल के रूप में देखा जा रहा है। अगर ऐसा दौर रंग लाता है तो न केवल एलएसी पर तनाव कम करने का रास्ता साफ होगा, बल्कि ब्रिक्स के मंच पर भारत एक बार फिर साबित करेगा कि चीन जैसी महाशक्ति को भी नई दिल्ली की शर्तों और मेजबानी में झुकना पड़ा। भारत चीन संबंधों में संभावित बदलाव न केवल एशिया बल्कि पूरे वैश्विक शक्ति संतुलन को नई दिशा देने की दोस्तों ताकत रखता है। तो ब्रिक्स सम्मेलन जिसकी मेजबानी इस बार भारत कर रहा है और भारत के इस ब्रिक्स सम्मेलन में वो तमाम देश जो ब्रिक्स सम्मेलन का हिस्सा हैं, उनके प्रतिनिधि इस सम्मेलन में शामिल होने के लिए भारत पहुंचने वाले हैं। भारत तैयार है और इस तैयारी के बीच ब्रिक्स से जुड़ा हर अपडेट इंडिया न्यूज आप तक सबसे पहले पहुंचाता रहेगा। हमारे साथ मेजर जनरल डॉक्टर राजन कोचर जी हैं, रक्षा विशेषज्ञ हैं। राजन जी, बहुत स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर। अरविंद सिंह तेजावत जी हैं, विदेश मामलों के जानकार हैं। अरविंद जी, आपका भी बहुत स्वागत है इंडिया न्यूज पर। राजन जी, शुरुआत में आप ही से करना चाहूंगा, इन हालातों के बीच ब्रिक्स सम्मेलन और ब्रिक्स सम्मेलन में चीन का पहुंचना, चीन के प्रतिनिधियों का पहुंचना, शी जिनपिंग का पहुंचना, अगर पहुंचते हैं सर, ये तो भारत के लिए कूटनीतिक स्तर पर यह बहुत बड़ा कदम होगा। वैभव साहब, राजन जी, यह बहुत बड़ा कदम तो नहीं है, पर हाँ, ये एक सकारात्मक दिशा में उठाया गया कदम है। और ये दरअसल खासकर हमारे कूटनीतिज्ञों के बीच में उस फैले हुए भ्रम का भी निवारण है जो ये सोचते हैं कि चीन हमसे केवल लड़ना चाहता है। दरअसल ऐसा नहीं है। चीन हमें बार बार हमारा परीक्षण कर रहा है, वो देख रहा है, वह हमें चेतावनी दे रहा है कि अगर अमेरिका से आपके रिश्ते बेहतर होते हैं तो हम गलवान करेंगे। तो हमारे दरअसल इसी डाउट को हमें उसको खत्म करना है कि दरअसल भारत को अपना हित प्यारा है, अमेरिका ने कोई उसके हितों की रक्षा नहीं की है, और चीन अगर हमारे खिलाफ जाएगा तो उसका जवाब मिलेगा, पर अगर हमारे पक्ष की बात करेगा तो भारत उसके साथ चलने के लिए तैयार है। ये दरअसल उन विशेषज्ञों के लिए भी एक अच्छी खबर है जो कि केवल जो इस्लामिक नेटो के नाम से डर जाते हैं, वो ये नहीं समझते कि भारत ब्रिक्स और एससीओ जैसे मजबूत संगठनों का हिस्सा है और उसके पास अच्छी खासी ताकत है। जी वैभव साहब। राजन जी, मैं लौटूंगा आपके पास। राजन जी, मैं आपके पास आना चाहूंगा। विश्व में इस वक्त सर जो हालात, जो स्थितियां बने हुए हैं, मिडिल ईस्ट, पश्चिम एशिया, रशिया यूक्रेन का युद्धों के बीच ये ब्रिक्स सम्मेलन और इस ब्रिक्स सम्मेलन की भारत का मेजबानी करना, ये अपने आप में कितना महत्वपूर्ण है और इस बार का ये सम्मेलन कितना महत्वपूर्ण है, ये हमारे दर्शकों को बताइएगा। वैभव, ये बहुत इंपॉर्टेंट है बिकॉज इस बार जी भी चाइनीज प्रेसिडेंट आ रहे हैं और पुतिन भी आ रहे हैं, रशियन प्रेसिडेंट। तो जब भी इस तरीके के रिप्रेजेंटेटिव्स आएंगे तो वो मीटिंग का जो महत्व जो है वो एक्चुअली बढ़ जाता है जी। और दूसरा, ये जैसे आपने बताया कि एक लड़ाई का दौर है और ब्रिक्स यू सी अनफॉर्चुनेटली एक एंटी वेस्टर्न ग्रुपिंग माना जाता है, बिकॉज बेसिकली अगर आप इसका कंपोजिशन देखें तो इसमें आपको चाइना मिलेगा, इसको आपको रशिया मिलेगा, इसमें आपको ईरान मिलेगा।
तो ये एक काफ़ी एक हैवी एक अलायंस है, या एक ग्रुपिंग है, जो डोनाल्ड ट्रम्प को लगता है कि ये चुनौती डायरेक्ट अमेरिका को देगा। और स्पेशली डी डॉलराइजेशन, एक कॉमन करेंसी की हम बात करते हैं। पिछले समिट में आप जानते हैं कि ये मुद्दा रेज हुआ था। इस भारत ने उसको सपोर्ट नहीं किया था, वो दूसरी बात है, बट वो मुद्दा हमेशा रहेगा। बिकॉज आज अगर डोनाल्ड ट्रम्प वर्ल्ड को धमका रहे हैं, सैंक्शंस की बात कर रहे हैं, टैरिफ्स की बात कर रहे हैं, तो वो किस बल पे बात कर रहे हैं? वो करेंसी के बल पे बात कर रहे हैं, डॉलर के बल पे। तो इसीलिए इस मैं ये मानता हूं कि एक बहुत इंपॉर्टेंट एक टर्मिनोलॉजी है जो इस्तेमाल होती है, उसको हम बोलते हैं स्ट्रेटेजिक हेजिंग। अब स्ट्रेटेजिक हेजिंग का मतलब ये है, और खास तौर पे ब्रिक्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कि दुनिया को और देशों को ऑल्टरनेटिव अवेलेबल होने चाहिए अदर देन अमेरिका। अब यहाँ पे डी डॉलराइजेशन की बात नहीं होनी चाहिए, यहाँ पे बात होनी चाहिए कि हमारे पास अगर इसको अमेरिका ऐसे सैंक्शंस लगाएगा या टैरिफ्स लगाएगा, हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स क्या है। तो ये देश जब इस टाइप के देश एक्चुअली मिल रहे हैं, तो ये डिस्कशन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। दूसरा, एक न्यू डेवलपमेंट बैंक जो ब्रिक्स ने 2015 में बनाया, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, आज हर एक देश अपनी इसको इकोनॉमी को सेफगार्ड करना चाहता है, जैसे कि वर्ल्ड बैंक का इसको रोल क्या है? इसको वर्ल्ड बैंक का रोल है कि देशों को मदद करते हैं, इसको फाइनेंस देते हैं, प्रोजेक्ट्स में ये उनको हेल्प करते हैं। तो अब ये ब्रिक्स ने एक बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप लिया था 2015 में, इसको न्यू डेवलपमेंट बैंक का। तो ये जो बैंक अनफॉर्चुनेटली इसने टेक ऑफ नहीं किया, ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं बन पाया, और वर्ल्ड बैंक को चुनौती नहीं दे पा रहा है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो सकता है इस बार की ब्रिक्स मीटिंग में, कि आप अपने इस संगठन को कैसे आप ताकतवर कर सकते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट, जी एक लास्ट पॉइंट है यूपीआई के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट होगा इसको जिक्र करना, जो भारत का इनिशिएटिव है, और एक ऐसी करेंसी का मैकेनिज्म इसको ब्रिक्स में लेके आना। आप जानते हैं यूएई और इंडिया के बीच में यूपीआई ऑलरेडी लागू हो चुका है। भारत ये चाहेगा कि इस टाइप का मैकेनिज्म बाकी कंट्रीज के साथ भी किया जाए, और खास तौर पे ग्लोबल साउथ जो एक्चुअली फोकस होगा इस बार जो ब्रिक्स मीटिंग में, वो ग्लोबल साउथ के ऊपर ज़्यादा इसको विचार किया जाएगा। बिकॉज वो एक एरिया है जो चाइना डोमिनेट करना चाहता है, रशिया डोमिनेट करना चाहता है, इंडिया भी उसको प्रोपोगेट कर रहा है। तो मुझे लगता है आने वाले वक्त में हम ग्लोबल साउथ की इंपॉर्टेंस देखने को मिलेगी। रजनी, मैं लौटूंगा आपके पास। तेजाब साहब, मैं आपके पास आना चाहूंगा। इस ब्रिक्स सम्मेलन में, और इसका समय सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस वक्त अगर इन तमाम देशों के प्रतिनिधि एक टेबल पर बैठते हैं, एक मेज पर बैठते हैं, तो सर ये कहा जा सकता है कि कोई बड़ा रास्ता, कोई बड़ा समाधान निकल सकता है इस ब्रिक्स सम्मेलन से। और अगर इस ब्रिक्स से, तेजावत साहब, कोई समाधान निकलता है, तो अमेरिका नहीं चाहेगा कि ब्रिक्स से कोई समाधान निकले, जिसके चलते अमेरिका की नजर इस सम्मेलन पर सबसे ज्यादा रहने वाली है। वैभव साहब, बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने, और यह है कि समय काफी महत्वपूर्ण है जी। यह वह समय है जब भारत को एक सीख दे चुका है अमेरिका कि अमेरिकन इंटरेस्ट अगर सर्व किए जाएंगे तो भारत के इकोनॉमिक इंटरेस्ट सफर करेंगे, वो इंडियंस की वहाँ अमेरिका में प्रवेश को रोकेंगे। ये जॉन एफ कैनेडी वाला अमेरिका नहीं है जो पलक पावड़े बिछाएगा। ये दरअसल प्रेसिडेंट ट्रंप वाला अमेरिका है जो भारत को बिल्कुल भी दोस्त नहीं मानता, क्योंकि उसके पास सोवियत संघ की बुरी यादें हैं कि भारत तो वो देश है जो कि हमेशा और आज भी वह डिपेंडेंट है रूस पर। तो अमेरिका बिल्कुल गलत फहमी में नहीं है, वो हमारे इकोनॉमिक इंटरेस्ट को हमेशा हार्म पहुंचाएगा। और रही बात करेंसी की, तो करेंसी का बिल्कुल कोई भारत को फायदा नहीं है, क्योंकि उसमें युआन का वर्चस्व बढ़ेगा, और चीन ने अभी तक तो दोस्ती का ऐसा कोई परिचय दिया नहीं है। ग्लोबल साउथ की हम बात कर रहे थे वैभव साहब, तो ग्लोबल साउथ का दोनों ही देश मूलतः इस्तेमाल कर रहे हैं अपने आप को नैतिक ठहराने के लिए। नहीं तो अफ्रीकी देशों में जिन दो देशों के बीच में सबसे जबरदस्त पोर देखने को मिलती है, वो एक भारत है और चीन है। ये अलग बात है कि जहां भारतीय व्यवसायों के लिए वहां के इंडियन डिप्लोमेट्स का इतना सहयोग नहीं मिलता है,
वहाँ चीन के जो जितने भी व्यवसायी है उनके पीछे उनकी सरकारें खड़ी नजर आती है। तो पूरा एकदम वर्चस्व का संघर्ष है पूरे अफ्रीका में। और उसके बाद में भारत उन देशों में है जो अभी देख रहा है, चीन देख रहा है कि अगर वो हमारे पक्ष में आता है तो कुछ और सहूलियतें दे। डोभाल साहब ने बहुत अच्छा काम किया है, कम से कम संपर्क शुरू करने को लेकर काफी महत्वपूर्ण सहमति बनी है। और अगर भारत भी चीन की तरह तकनीकी रूप से अधिक मजबूत होगा तो फिर भारत के विकास को कोई नहीं रोक पाएगा। पर अभी तो फिलहाल ब्रिक्स के 3 देशों को अमेरिका बहुत दबाता रहा है अपनी दोस्ती के नाम पर, जिसमें भारत, ब्राजील और साउथ अफ्रीका है। ये तीनों ही उससे परेशान हो रहे हैं और कब उनका वो साथ छूट जाए 1 दशक या 1.5 दशक, मुझे नहीं लगता कि अमेरिका के लिए कोई आश्चर्य की बात होनी चाहिए। वैभव साहब, और राजन जी, आपको अब वो तस्वीरें याद होंगी जब पुतिन, जिनपिंग और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मुलाकात हुई थी, और इन तीनों ने जिस गर्मजोशी के साथ मुलाकात की, उन तस्वीरों ने विश्व के कई देशों के पेट में दर्द पैदा किया था। और अगर ब्रिक्स में भी ये तीनों देश एक साथ मिलते हैं, इनके शीर्ष नेतृत्व एक साथ मिलते हैं, यानी कि जिनपिंग, पुतिन और मोदी, तो तस्वीर ये तय है कई देशों तक दर्द लेकर जरूर जाएगी। वैभव साहब बिल्कुल सही फरमाया है आपने और वैभव जी, काफी मजेदार। I जी, think तेजा this साहब, मैं question लौटूंगा was आपके for राजन me. जी से, मेरा सवाल है जी। हाँ, हाँ। तो इसको देखिए, वैभव जी, फाइबर मीडिया ऑप्टिक्स एक अपनी जगह है और ग्राउंड रियलिटी अपनी जगह है। और मैं चाइना के विषय में जो अरविंद जी ने बोला है, मेरे कुछ डिफरेंट व्यूज हैं उसके बारे में जी। बिकॉज चाइना को अंडरस्टैंड करना बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको मैंने किताब भी लिखी है चाइना पे, ब्रेकिंग द चाइनीज मिथ, 3 साल पहले। तो आपको इसको समझना पड़ेगा कि चाइना इज नॉट ऑल दैट इजी टू अंडरस्टैंड। और चाइना की जो अभी एक अर्ली हार्वेस्टिंग का एक प्रपोजल आया है स्पेशल रिप्रेजेंटेटिव्स मीटिंग में, वो सबसे इंपॉर्टेंट होगा। भारत को उसके ऊपर डीपली सोचना पड़ेगा और उसको एक्सेप्ट नहीं करना पड़ेगा फेस वैल्यू पे। अर्ली हार्वेस्टिंग का मतलब ये है कि चाइना बोलता है कि जिन एरियाज में हमारे ज़्यादा गहरे विवाद नहीं है, उनकी हम पहले अपना सेटलमेंट करें, उसके बाद हम इसको अरुणाचल को और इसको बाकी लद्दाख के एरियाज में बात करेंगे। सिक्किम की बात हो रही है यहाँ पे, और इसको सिक्किम इंडिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। आप जानते हैं कि डोकलाम का जब इशू हुआ था तो उसको वहाँ पे, अब चाइना ने डोकलाम में अपनी एंट्री कर ली है, भूटान गवर्नमेंट के साथ एक प्रपोजल हो चुका है। तो ये एक, मैं ये इसको मानता हूँ कि ये जो टॉक्स होती है ना, 25 टॉक्स हो गई हैं, पर अभी तक इसमें कोई बॉर्डर का इसको सोल्यूशन नहीं है। बिकॉज चाइना कभी भी एक बॉर्डर का सोल्यूशन सामने नहीं आने देगा, बिकॉज वो जानता है कि भारत को हमेशा बैकफुट पे रखने के लिए। अरुणाचल का भी रिसेंट इंसिडेंट आप जानते हैं कि जो हुआ है। तो इसको मैं ये मानता हूं कि हमको फूक फूक के कदम इसको लेना पड़ेगा एज फार एज चाइना इज कंसर्न। बिकॉज ब्रिक्स इज फाइन, ब्रिक्स में आप आओगे, इसको मिलोगे, बट उसके बाद भी जब चाइनीज प्रेसिडेंट इंडिया आएंगे तो एक बायलैटरल मीटिंग भी होगी। और उस बायलैटरल के लिए आई थिंक डोवाल जी वहां पे गए थे उसका ग्राउंड बनाने के लिए। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी बॉर्डर डिस्प्यूट के ऊपर जब डिस्कशन होता है चाइना के साथ, वी हैव टू बी वेरी वेरी केयरफुल। बिकॉज आप जानते हैं कि उसकी बेसिक पॉलिसी रही है सलामी स्लाइसिंग। तो इसका मतलब है कि अगर वो अर्ली हार्वेस्टिंग की बात करता है, वो भी एक सलामी स्लाइसिंग ही है कि छोटे छोटे एरियाज में आपको कॉम्प्रोमाइज करेगा, बट आपके बड़े एरियाज में आपसे कॉम्प्रोमाइज लेगा। तो इसीलिए वहां पे हमको बहुत केयरफुल एक्चुअली होना पड़ेगा। हाँ। और लास्ट पॉइंट मेरा ये है जी, यही सवाल मैं तेजावत साहब के पास भी लेकर जाना चाहूंगा, क्योंकि अरुणाचल प्रदेश की सीमाओं पर जो स्थितियां इस वक्त हैं, इन स्थितियों के बीच तमाम आरोपों से इतर, क्योंकि नाग कम्युनिटी ने जो वहां के लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को शिकायत दी लिखित में, उसमें साफ तौर पर कहा कि कई ऐसे इलाके हैं जहां पर चाइनीज अपना डुअल इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो क्रिएट कर रहे हैं। सरकार ने इन बातों पर हाँ भी नहीं किया अब तक, ना ही डिनाई किया है पूरी तरीके से। इन स्थितियों पर भी विस्तृत बात होना सर बहुत जरूरी है। वाकई ये सच है वैभव साहब। और चीन को बिल्कुल भी गलतफहमी नहीं होनी चाहिए अरुणाचल को लेकर, क्योंकि सांस्कृतिक रूप से अरुणाचल भारत का जितना करीबी और अभिन्न अंग है, चीन का ये केवल सपना बनकर रह जाएगा और भारत
किसी भी स्थिति में यह नहीं करेगा। ये हकीकत चीन भी जानता है। पर जैसा कि आम धारणा है हमारे यहाँ पर, खासकर विदेश नीति से संबंधित लोगों में, कि चीन को नीति पहचानना बहुत ही मुश्किल है या उसके इंटेंशन को जानना बिल्कुल। मुश्किल है। मैं मानता हूं, पर दरअसल बहुत ज्यादा बड़ी रॉकेट साइंस भी नहीं है। यहाँ सीधा सा मामला है, चीन एक कमजोर देश है। जब मैं कमजोर कह रहा हूं तो बहुतों का आश्चर्य हो सकता है, खासकर जब अमेरिका को काउंटर करना है तो इकोनॉमिक स्तर पर, चाहे वह अन्य स्तर हो, चाहे वह मिलिट्री स्तर पर हो, वो अभी अमेरिका को कोप अप नहीं कर सकता है। वह अमेरिका का आधा भी नहीं है और उसे अपनी ताकत बढ़ाने के लिए हाँ, भारत बिल्कुल और तेजा रूस साहब, जैसे ये बात मजबूत देशों खुद की चीन जरूरत को है। पता भी हो और शायद इसीलिए चीन वैश्विक स्तर पर कोई भी मामला हो बहुत फूक फूक कर वो कदम रखता है, बहुत सोच समझ कर बोलता है, नपे तुले शब्दों का इस्तेमाल करते हुए मैंने चीन को व्यक्तिगत तौर पर देखा है। फिलहाल समय का अभाव है। आप दोनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।